हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। जो हमारा लास्ट टाइम टॉपिक था फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन में हमने क्या किया था बच्चों, फ्रिक्शन की डेफिनेशन की थी। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये किया था। अपोज करता हमेशा रिलेटिव मोशन का, हमने ये किया था। ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था, इसमें हमने दो ओरिजिन पढ़े हैं फ्रिक्शन के, ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू। ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस के कारण फ्रिक्शन अराइज होता था, और मॉडर्न व्यू के कारण एडहेसिव फोर्स के कारण फ्रिक्शन क्या होता है, अराइज होता है। ओके। उसके बाद हमने क्या कहा था, फैक्टर अफेक्टेड फ्रिक्शन की फैक्टर कौन कौन से हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट डालते हैं। तो ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग तो क्या होता था कि सरफेस पे डिपेंड करता था, इनरेगुलरिटी जितनी ज़्यादा सरफेस होगा अपरेंट एरिया इनरेगुलरिटी उतनी ज़्यादा होंगी, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें हम कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग स्मूथनेस और रफनेस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मॉडर्न व्यू ने क्लियर किया कि जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और दूसरा कि स्मूथ जितना होगा सरफेस उतना फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि एडहेसिव फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन टू टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन। एक होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन, एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन को हमने पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है कि एक्सटर्नल फ्रिक्शन सॉलिड में लगता है, किस में लगता है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन किस में लगता है बच्चों, सॉलिड में लगता है, किस में लगता है, सॉलिड में। ओके, तो हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन को ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन लिक्विड में लगता है, वो एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में लगता है, लिक्विड के विस्कोसिटी के नाम से हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन में क्या होता है, सबसे पहला बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, दैट अपोजिंग फोर्स when one body try to move over the surface of the another body, ठीक है। कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे क्या करता है, मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, मूव करने की कोशिश करता है और मूव नहीं कर पाता, लेकिन ठीक है, ओके, सरफेस ऑफ द अदर बॉडी बट डज नॉट एक्चुअली मूव, लेकिन वास्तव में मूव नहीं कर पाता। इस प्रकार के फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है किसकी, फ्रिक्शन के, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी क्या होती है, डज नॉट मूव, ठीक है ना, डज नॉट मूव, ओके, एक्चुअली मूव, ओके, ये मूव नहीं करती, किसमें, स्टैटिक फ्रिक्शन में। उसके बाद अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, देखो बच्चों, इट द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट रेडी टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब क्या है, जब इसके ऊपर फोर्स लगाते जाएं तो अगर हम देखें कि 2 न्यूटन फोर्स पे भी ये मूव नहीं कर रहा, 3 न्यूटन पे भी मूव नहीं कर रहा है इस प्रकार से, और जैसे हमने 3.9 न्यूटन लगाया फिर भी मूव नहीं कर रहा, लेकिन 4 न्यूटन फोर्स लगाते ही ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो 4 न्यूटन फोर्स पे अगर ये मूव करना स्टार्ट कर देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है, 4 न्यूटन फोर्स है, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब अगर बात करें, 4 न्यूटन फोर्स पे ये फ्रिक्शन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इसका मतलब लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है वो कितना है, 3.9 है, ठीक है, कितना है, 3.9 न्यूटन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 3.9 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो इसकी स्टैटिक फॉर्म को क्या कर दे, तोड़ दे, ब्रेक कर दे, उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। लिमिट उसी को तो बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लास्ट लिमिट होती है नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या होता है, इट द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट रेडी टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। तो इसका मतलब क्या है कि 4 न्यूटन पे अगर ये स्टार्ट हो जाता है चलना और 3.9 पे क्या होता है कि नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब 3.9 के बाद जस्ट रेडी टू स्टार्ट टू मूव, ठीक है, ये बिल्कुल रेडी है क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। तो इस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो लास्ट लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, एट विच द बॉडी जस्ट रेडी टू स्टार्ट मूव। ओके, ये क्या होती है, बिल्कुल चलने के लिए तैयार होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड जो नंबर ऑफ फ्रिक्शन है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है हमारा, इसको डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन एक ही बात है, ठीक है। तो डायनेमिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या, देखो, इट इज अ opposing force, it is that opposing force
व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी, ठीक है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे क्या करती है, एक्चुअली मूव करती है। जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है ना, और इस पे कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, इस प्रकार से जब ये गाड़ी मूव कर रही है, दौड़ रही है सरफेस के ऊपर, रोड के ऊपर, तो इसके टायर और रोड के बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों कि इट इज द अपोजिंग फोर्स, इट इज दैट अपोजिंग फोर्स व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। उसके बाद है इंटरनल फ्रिक्शन, इट द अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू लेयर ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड के लेयर के बीच में लगता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विस्कोसिटी, इसका नाम क्या होगा आगे? विस्कोसिटी होगा। डिटेल में पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 7 में, ठीक है, ओके, जब सॉलिड्स पढ़ेंगे तब, ओके। उसके बाद है बच्चों ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आता है, अप्लाइड फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में, ठीक है। तो ये क्या है? अप्लाइड फोर्स है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या करेंगे बच्चों, अगर हम क्या करें, जीरो से किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? उसका इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ये आखिरी लिमिट तक जाता है इस प्रकार से, ठीक है। हमने 1 न्यूटन लगाया, बॉडी 1 न्यूटन लगा देगी, 2 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन अपोजिंग कर देगी। लास्ट में अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 3.9 है तो 3.9, उसके बाद में लगाना क्या कर देगी? बंद कर देगी, क्योंकि क्या हो जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा और लिमिटिंग भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक की लास्ट रेंज को क्या बोलते हैं हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसके बाद में क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी का नाम क्या रख रखा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन रख रखा है, ठीक है। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है कि स्टार्ट कर देता है क्या करना? मूव करना। जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर देता है मूव करना तो हम सबको पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा ही स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो ओ ए जो लाइन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसके बाद में जो ए पॉइंट है, टॉप पॉइंट, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक की जो लास्ट लिमिट होगी, मैक्सिमम लिमिट होगी, इसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद में अगर बीसी लाइन की बात करें, ठीक है, बीसी, तो बीसी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? काइनेटिक फ्रिक्शन को। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइटली लेस होती है एज कंपेरेबल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, ओके। क्योंकि स्ट्रेट लाइन चली जाती है, जब मोशन हो जाता है उसके बाद में एक कांस्टेंट फ्रिक्शन ही लगता है, ठीक है। उसके बाद है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक बॉडी क्या करे, सरफेस के ऊपर रोल करती है इस प्रकार से, तो उसको क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या करता है? रोल करता है, यहाँ पे रोटेशन मोशन होता है, घूमता है वो उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। और स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, ठीक है, फिसल के जाना, ओके। तो यानी कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट्स कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। एक बॉडी दूसरे पे क्या करे? रोल करे। जितनी भी चीजें हम देखते हैं, जैसे टायर है, स्पीयर है, व्हील है, सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, ये सभी रिंग है, अगर किसी को भी ऐसे घुमा देंगे तो क्या हो जाएंगे? वो रोल करते हैं सरफेस के ऊपर, ओके। काज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन के काज क्या होता है बच्चों कि जैसे ही क्या होता है कि कोई भी टायर सरफेस के ऊपर आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। टायर में क्या हो जाता है? यहाँ पे एक डिप्रेशन आ जाता है, और उस डिप्रेशन के कारण क्या हो जाता है? यहाँ पे एक बम्प्स बना देता है ये, ओके। क्या बना देता है? बम्प, ओके। क्या बना देता है? बम्प बना देता है, ठीक है, बम्प, ठीक है, एक बम्प बन जाता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। डिप्रेशन के कारण यहाँ पे क्या बन जाता है? इस एरिया में एक बम्प बन जाता है, और अब क्लाइंब करने के लिए इस बम्प को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। जब इस बम्प को क्या करना पड़ेगा? हमने ब्रेक करना है, तो इस बम्प को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और उस फोर्स का ही नाम क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ओके। क्योंकि इस बम्प को भी तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस डिप्रेशन से खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। उसके बाद लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। बिल्कुल है बच्चों कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने बताया कि जैसे कोई दीवार है, दीवार का स्टैटिक फ्रिक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम जैसे उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो हमें 1 न्यूटन का ही जवाब देती है। ऐसा नहीं है कि इसका 100 न्यूटन है अगर स्टैटिक फ्रिक्शन, हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया दीवार के ऊपर तो ये सारा एकदम से लगा देगी हम पे, और अगर सारा एकदम से हम पे लगा देगी तो इफेक्टिव 99 न्यूटन फोर्स लगेगा हमारे ऊपर, और हम कहीं दूर जाके गिरेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी माउंटेन के को धकाने की कोशिश करें, उसको पुश करने की कोशिश करें, तो माउंटेन का क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब वो सारा फोर्स अगर हम पे एकदम से लगा दें तो क्या हो जाएगा कि हम तो बहुत
इंजर्ड हो जाएंगे, क्या पता कहाँ जाके गिरेंगे। इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, जितना आप लगाओगे वो बॉडी उस अपोजिट डायरेक्शन उतना ही एडजस्ट करेगी, ठीक है। तो यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और आगे कल इसके डेरिवेशन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।